नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फैक्ट चेक के इस आज के एपिसोड में। आज का एपिसोड में भी हमने कुछ सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो प्रिंट मीडिया के न्यूज़ हैं, उनको हमने इकट्ठा किया है और उसमें से कुछ चुनिंदा न्यूज़ का आज हम फैक्ट एनालिसिस करेंगे। फैक्ट एनालिसिस का फैक्ट चेक का उद्देश्य सिर्फ यही है कि लोगों तक किसी भी न्यूज़ का जो डिटेल होता है या उसकी सत्यता जांच करने की बातें हैं, उसको हाईलाइट करना और एक समझ पैदा करना जो जिससे कि समाज में गलत चीज़ें ना फैलें। तो आज के जो एआई के ज़माने में हर तरह की गलत और सही न्यूज़ दोनों तरह की आती हैं, पर हर न्यूज़ पर भरोसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें पहले उसकी फैक्ट चेक ज़रूर करनी चाहिए, उसके बाद ही उस पर विश्वास करनी चाहिए। तो हम आज की तरफ बढ़ते हैं। आज के जो हमने कुछ पॉइंट्स न्यूज़ लिए हैं, उसमें सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है एक्स पर एक पोस्ट है दैनिक भास्कर का। दैनिक भास्कर ने 25 जनवरी 2026 को एक पोस्ट किया है, जिसमें एक बहुत ही गंभीर मैटर हाईलाइट किया है और उसमें उन्होंने वीडियो में साक्ष्य भी दिए हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पोस्ट क्या है कि बिहार में एक साल में 2000 लड़कियों से रेप, परिवार वाले पुलिस कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। जानिए परिवार का दर्द कि कैसे उनके परिजन केस लड़ रहे हैं, किस तरह का सामाजिक टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। तो इसमें बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया गया है। दैनिक भास्कर ने खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और उसमें कुछ पीड़ित परिवार हैं उनकी छानबीन की है, उनसे बातचीत की है और उस पर आधारित ये प्रूफ दिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बिहार में एक साल में 2000 लड़कियों से रेप होते हैं, ऐसा। तो इस दावे का हमने फैक्ट चेक किया, हमने अलग अलग सोर्सेज से पता करने की कोशिश की। तो उसमें सामने आया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य स्तर पर दर्ज किए गए रेप मामलों की संख्या लगभग 2000 के आसपास होती है, 2000 होती है। लेकिन यह सारे साल के कुल रिपोर्टेड मामलों पर आधारित है, न कि 2000 अलग अलग लड़कियों के साथ बलात्कार जैसे संवेदनशील दावा किया जा रहा है। तो जो फिगर है 2000 सालाना होता है, इस फिगर पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, जो रिपोर्टेड मामले हैं वो लगभग 2000 के करीब हैं, बट 2000 लड़कियों का रेप किया जा रहा है, ये मानना सही नहीं है। आगे इसका मतलब क्या है कि यह दावा बिल्कुल गलत नहीं है कि सारे रेप मामले 2000 के करीब दर्ज होते हैं, लेकिन इसमें बिना सटीक संदर्भ के 2000 लड़कियों के साथ रेप की तरह महान संख्या बताना गलत और भ्रामक प्रस्तुत करता है। तो वो दैनिक भास्कर की जो रिपोर्टिंग है उस पर वो गलत नहीं है, उसको सही माना जा रहा है। फैक्ट चेक में ये बात सामने आ रही है, लेकिन जो फिगर है 2000 उसको लेके थोड़ी भ्रम है कि हाँ, ये चीज़ आप ऑन रिकॉर्ड इस तरह से नहीं बोल सकते हैं कि 2000 लड़कियों का हर सालाना शोषण हो रहा है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो सरकार को इसको रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाने चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा खबर हमने लिया है, ये एक्स के ही पोस्ट पर है, एक हैंडल से किया गया है 25 जनवरी 2026। इसमें इसका शीर्षक है बिहाइंड अदानीज गंगा एक्सप्रेसवे कॉन्ट्रैक्ट, यानी अदानी गंगा एक्सप्रेसवे का हमने फैक्ट चेक किया है। इसमें क्या दावा किया जा रहा है कि जो अदानी को गंगा एक्सप्रेस हाईवे जो यूपी में है बन रहा है, उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसके कुल लंबाई
594 किलोमीटर है, जिसमें कि अदानी को 464 किलोमीटर बदायूं से प्रयागराज, जो 78 से 80% तक कॉन्ट्रैक्ट है। इसको हमने अलग अलग सोर्सेस से जानकारी इकट्ठा की तो ये सही पाया गया है कि अदानी को लगभग 80% के करीब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 100% में से 80% वर्क अदानी को दे दिया गया है। दूसरा क्या बात है, इसमें दावा किया जा रहा है कि 80% मोनोपोली किया गया है, तो ये भी सही है। इसमें जो है बिडर्स, सिर्फ 3 बिडर्स थे, अदानी, IRB, अशोका बिल्डर्स। अदानी ने बड़े हिस्से के लिए जीत लिया, तो 80% अदानी को दे दिया गया। और ये एक इतने बड़े प्रोजेक्ट में सिर्फ 3 बिडर्स को बिड करना और उसके बाद बड़ा पार्ट अदानी को मिल जाना, ये बहुत संदेह पैदा करता है कि ये इसकी पारदर्शिता है कि नहीं। ठीक है, आगे इसमें एक और भी किया जा रहा है दावा कि इसमें मैसिव फंडिंग किया गया है। मैसिव फंडिंग यानी बहुत सारे पैसे इसमें लगा दिया गया है, ज़रूरत से ज़्यादा। तो ये भी ज़्यादातर जो जानकारी है, ये भी हमने अलग अलग सोर्सों से पता किया है, तो ये भी सही पाया जा रहा है कि इसमें आरोप ये लगाया गया है कि पब्लिक मनी को प्राइवेट एम्पायर को दिया जा रहा है। तो ये सही है। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आप 80% बिना बिडिंग के और बिना ट्रांसपेरेंसी के अदानी को दे रहे हैं प्रोजेक्ट, और तो पब्लिक का पैसा, हमारे ही पैसों से ये सब प्रोजेक्ट टैक्स के पैसों से ये सारे प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, सरकारी प्रोजेक्ट्स। तो अगर एक प्राइवेट कंपनी को इतने बड़े लेवल पर मदद पहुंचाई जा रही है, मदद की जा रही है, तो वह हमारे ही मनी को प्राइवेट एम्पायर में लगाया जा रहा है बढ़ाने में। तो ये भी दावा सही है। इसमें कुल फंडिंग जो था वो 17,000 करोड़ का है, इक्विटी 6,826 करोड़ का है, और इसमें SBI ने लोन 10,238 करोड़ दिया है। तो लोन मैटर पर भी आता है कि इतनी बड़ी अमाउंट आपने कम इंटरेस्ट पर अदानी को दे दिया। ठीक है, बड़ा चीज़ क्या है इसमें कि इसमें टोल प्लाजा जो होगा एक्सप्रेस हाईवे पे, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट अदानी को दिया गया है, और ये 30 साल के लिए दिया गया है। तो जिससे कि प्रोजेक्ट में 50,000 से 70,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा। टोल रेट्स कार के लिए 900 से 1350, ट्रक्स के लिए 3000 से 4000, इस तरह की बातें हैं। तो यहाँ भी एक मोनोपोली है, यहाँ भी अदानी को बहुत डायरेक्ट बेनिफिट पहुँचाया गया है। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को इस तरह से एक किसी प्राइवेट फर्म के फेवर में हर चीज़ कर देना, ये गलत है, और ये हमारे जो टैक्स के पैसे हैं उसकी बिल्कुल बर्बादी है। और हम चाहेंगे कि सरकार इन चीज़ों को ध्यान में रखें, और जो भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी लाए। आगे बढ़ते हैं। ये भी सोशल मीडिया X पर पोस्ट एक न्यूज़ 24 चैनल का 25 जनवरी 26 का आर्टिकल है। इसमें कहा गया है कि अलीगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल, गिरफ्तारी का वीडियो विवादों में। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने युवक की जेब में खुद चाकू रखकर अपराधी दिखाया। अकराबाद थाना क्षेत्र का वीडियो वायरल, 2 दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी कटघरे में। इस दावे का भी हमने चेक किया, अलग अलग सोर्सेज से पता करने की कोशिश की गई। असल में क्या है, एक वीडियो सामने आया जिसमें कि पुलिसकर्मी जो हैं वो 2 अपराधियों को चाकू दे रहे हैं रखने के लिए एज ए एविडेंस, और फिर उसका रिकॉर्डिंग करते हैं कि उनके पास से चाकू बरामद हुआ है। पर किसी ने ये रिकॉर्डिंग पूरा अलग तरीके से मतलब जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है वो पूरा रिकॉर्ड कर लिया ये घटना का। तो ये सामने आया
तो ये जो दावा किया जा रहा है कि ऐसा हुआ है कि पुलिस की मनमानी है और पुलिस ने जानबूझ के दो लोगों को क्रिमिनल बना दिया है, तो इस बात की सत्यता हमने अलग अलग सोर्सेस से जान की, तो ये सही पाया गया है। ये वीडियो फेक वीडियो नहीं है, सही वीडियो है। इसके साथ से हमें मिले हैं कई न्यूज़ साइट्स, नवभारत टाइम्स, आज तक, दैनिक भास्कर, लाइव हिंदुस्तान और सोशल मीडिया एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर वीडियोस ये उपलब्ध है। तो ये सही पाया जाता है। और इस पर भी ये भी एक गंभीर मुद्दा है कि अगर पुलिस प्रशासन ही इस तरह से अपराधियों को पकड़ने और उसको सुधारने की बजाय उनको फॉल्स तरीके से किसी साधारण आदमी को भी वो कहानी बनाकर क्रिमिनल बना दे और साक्ष्य भी उनके पास से प्लांटेड हो, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको सामाजिक तौर पर भी बिल्कुल इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को इस पर बहुत ध्यान देना होगा, सरकार को भी इस पर बहुत ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है एक्स पर ही एक पोस्ट है किसी हैंडल से, जो कि सूरज नायक हैं। ये है नेशनल कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया आईएनसी सेवादल। इन्होंने क्या 25 जनवरी 2026 को एक पोस्ट किया है कि कैग के निष्कर्षों के अनुसार मोदी सरकार के कार्यकाल में 34 लाख करोड़ रुपए के कल्याणकारी फंड का कथित लीकेज एक गंभीर दावा है, ऐसा दावा किया गया है। तो इसमें 34 लाख करोड़ का डायरेक्ट जो फंडिंग है, जो अलग अलग योजनाओं पर खर्च किया जाता है, उस पर सवाल किया गया है। कैग के रिपोर्ट कैग के रिपोर्ट के अनुसार। तो इसका जब हमने जांच पड़ताल किया, इसमें जानकारियाँ हमने जुटाई, तो उसमें हमने पाया कि इसमें घोस्ट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भुगतान, यानी डायरेक्ट पेमेंट, जो अभी मोदी सरकार और अन्य मंत्री इसको दिखाते हैं कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने से बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी आई है और जो भ्रष्टाचार है वो कम हुआ है। तो उस पर सवाल खड़े किए गए हैं कि ये एक्चुअल में डायरेक्ट ट्रांसफ़र आपने किया है, तो इसमें मृत लाभार्थियों को पेंशन आपने दिया है, जो मर गए हैं उनको पेंशन आप यूज डायरेक्ट दे रहे हैं, फर्जी कौशल प्रमाण पत्र दे रहे हैं, और अलग अलग पेमेंट्स जो सरकारी तौर पे किए गए हैं वो भी गलत तरीके से किया गया है। यानी कि गलत है, आप डायरेक्ट दे रहे हो लेकिन वो गलत जगह जा रहा है, और सरकार इसमें इन्वॉल्व है, सरकार की ही प्लानिंग है। ठीक है, दावे का सोर्स क्या है? ये दावा सुचेता दलाल के हवाले से किया गया है, जो एक प्रसिद्ध वित्तीय पत्रकार है। तो एक पत्रकार के माध्यम से ये दावा किया गया है, और वो वित्तीय पत्रकार है, फाइनेंशियल पत्रकार है। तो उन्होंने जो दावा किया है वो कैग के रिपोर्ट के संदर्भ में किया गया है, जिसमें कि कैग द्वारा जारी रिपोर्ट आमतौर पर सार्वजनिक डोमेन में होती है। इस विशिष्ट 34 लाख करोड़ 34 लाख करोड़ के आंकड़े वाली कोई प्रमुख कैग रिपोर्ट पहले हाल फिलहाल में आई है और इतने बड़े पैमाने पर लीकेज का दावा करती हो, तो इसको एक बार हमें चेक करना होगा कि एक्चुअल में कैग का रिपोर्ट क्या है, और इतना बड़ा अमाउंट और इतनी बड़ी जो भ्रष्टाचार यहाँ सामने आ रहा है, इसके बारे में ज़रूर हमें कैग का रिपोर्ट पहले रिफ़र करना होगा, फिर उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं। इसमें और भी दावा किया गया है सुचिता दलाल ने कि जो डिजिटल सिस्टम और धोखाधड़ी से के संदर्भ में है कि डिजिटल भुगतान प्रणालियों में पारदर्शिता लाने का उद्देश्य होता है, लेकिन सुचिता दलाल का कहना है कि अनियंत्रित डिजिटल सिस्टम भी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का कारण बन सकते हैं। तो ये सही बात भी है कि अब आप डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं बेनिफिशियरी के अकाउंट में, जो भी किसान हैं या जिस भी कल्याणकारी योजना के लिए, लेकिन उसमें भी बहुत ही ज़्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें बहुत सारे सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ताकि इस चीज़ को किसी गलत तरीके से गलत लोगों के पास फंड ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो इस पर बड़ा आरोप लगाया गया है, तो ये सही भी है, इसको भी जांच की जानी चाहिए बिल्कुल।
और ये जो मुद्दा है कैग द्वारा पुष्टि की जाती है तो सार्वजनिक बहस और संसदीय जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये जो दावा किया गया है सुचित्रा दलाल के द्वारा, तो इसको ज़रूर संसद में या सार्वजनिक बहस के तौर पर और कैग की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसको लाके सामने इसको ज़रूर इस पर चर्चा की जानी चाहिए। और ऐसा हो रहा है तो इसके रोकने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने चाहिए, कठोर कदम उठाने चाहिए, भले वो कल्याणकारी योजना के नाम पर चलाए जा रहे हैं। आगे की न्यूज़ पर चलते हैं तो वो भी एक एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया है 25 जनवरी 2026 को, हाउ टू सेल लाइज इन द नेम ऑफ फेथ। मैटर क्या है कि यह दावा कि तिरुमला लड्डू में कुछ महीनों पहले अपने न्यूज़ में आया था कि जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वहाँ के लड्डू में जानवरों की चर्बी यूज़ की जाती है। इसके इसको माना गया और ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैटर बना और इससे कुछ बेनिफिट लेने के लिए कुछ नेता राजनेता भी कोशिश किए और उनको इसका फ़ायदा भी मिला। तो इस पर क्या एक्चुअल मैटर क्या है वो बताते हैं कि एक साउथ अभिनेता है पवन कल्याण, जो राजनेता और फिर मंत्री बने, पर 100 करोड़ लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। इसमें 100 करोड़ उन्होंने ये दावा किया था कि उस पब्लिक कॉन्फ्रेंस करके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि इस तरह से गाय की चर्बी उस लड्डू में मिलाई जा रही है। तो उस पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने एनडीए और मीडिया ने यह झूठ फैलाया कि तिरुमला लड्डू में जानवरों की चर्बी, सुअर का मांस, गोमांस, मछली का तेल मौजूद है। ऐसा पॉलिटिकल या सीधा पता चल रहा है कि ये पॉलिटिकली गेन के लिए इस तरह की चीज़ें की गई, जो कि उन्होंने एनडीए और मीडिया भी इसमें शामिल है। तो मीडिया भी कटघरे में आती है। बहुत बहस हुई और उस पर बहुत मैटर को उछाला गया। उन्हें हिंदू सम्राट का ताज पहनाने लगे, हिंदू हीरो बना दिया गया ऐसे मैटर को। अब क्या है, मैटर इतनी बड़ी मैटर हो गई और इतना बड़ा चीज़ हो गया, सरकार इससे हिल गई और शायद चेंज भी हो गई। उनको बहुत अच्छी लीड मिली, जो सीटें जीती उन्होंने। तो आज इस पर सीबीआई एसआईटी ने इस मामले में चार्जशीट दायर की, जिसमें जानवरों की चर्बी का कोई सबूत नहीं मिला है। अब एक्चुअल में है ही नहीं, झूठा पॉलिटिकल गेन के लिए झूठा मैटर उठाना और झूठे दावे करना और फिर पब्लिक में उसको मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप फैला रहे हो, दावा कर रहे हो, तो आपको फिर इसका हिंदू सम्राट का ताज पहन लेते हो और बाद में ये जब पॉलिटिकली आपने गेन ले लिया, अच्छे सीट्स जीत गए, सरकार बना ली, उसके बाद पता चलता है रिपोर्ट में ये झूठी खबर थी। तो आपको ये आम नागरिक को भी समझना होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये अपने फ़ायदे के लिए क्या क्या नहीं करती हैं, झूठे दावे भी करती हैं। तो इसको ज़रूर आपको चेक करके उसके बाद ही सोच समझ के वोट देना चाहिए, क्योंकि बाद में जब इस तरह की रिपोर्ट को गलत बात है ये सामने आती है, तब भी आपको शौक, हर किसी को शौक लगेगा। तो आगे जो समझदारी से वोट का इस्तेमाल करना है उसको सोच समझ के ही करिए। ठीक है, आगे के खबर की तरफ बढ़ते हैं जो द प्रिंट.इन से लिया गया है। ये है 24 जनवरी 2026 का। शीर्षक क्या है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ गोपीनाथ क्लेम ऑफ 1.7 मिलियन एयर पॉल्यूशन डेथ इन इंडिया एट दावोस। गोपीनाथ ने बहुत बड़ा जो अपने आईएमएफ की चेयरपर्सन है इंडियन, तो उन्होंने दावा किया है कि भारत में वायु प्रदूषण से हर साल लगभग 1.7 मिलियन यानी 17 लाख मौतें होती है, जो कुल मौतों का 18% है। तो ये बहुत बड़ा दावा किया गया और इसकी जांच भी की गई, फैक्ट चेक में हमने जांच किया और ये सही पाया गया है कि
और इसका विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। उनका दावा गलत नहीं है। 18% लोगों की मृत्यु हो रही है और वो भी सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण। तो ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। बिना लिए लेना देना कुछ नहीं, वायु प्रदूषण बढ़ाओ और उसके बाद लोग सफ़र करें और मौत हो जाए। तो इस पर सरकार को बहुत कड़े सख्त कानून बनाने चाहिए और वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जो भी कदम उठाएं उस पर सही तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप छोड़कर राजनीतिक पार्टियां एक साथ आए इस मैटर पर और पब्लिक डोमेन के लिए, पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए इस चीज़ पर कदम उठाएं और इस जो मौतें अगर हो रही है वायु प्रदूषण के कारण तो वायु प्रदूषण कम करें प्लीज़। इसमें है मुख्य स्रोत इसका था जो दावा किया गया गोपीनाथ के द्वारा कि इसका वर्ल्ड बैंक अध्ययन 2022 जैसे ग्लोबल स्टडीज हैं जिसमें भी ये बात सामने आ रही है। हाल के आंकड़े 2021 से 25 में भारत में वायु प्रदूषण से मौतें 1.7 मिलियन से बढ़कर कुछ रिपोर्ट्स में 2 मिलियन तक प्लस तक बताई गई है, जैसे स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर। आर्थिक नुकसान भी होता है इसमें कि जीडीपी का 5.9% तक प्रभावित है। वर्ल्ड बैंक और लेंसेट जैसे अपने जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है उनके द्वारा ये प्रकाशित की जा रही है, बताई जा रही है आंकड़े। तो दावा फैक्ट में क्या है, ये फैक्ट चेक में ये सत्य है, ये मिथ्या नहीं है। भारत में प्रदूषण की बहुत बड़ी स्वास्थ्य आर्थिक समस्या है। आप प्रदूषण के कारण हॉस्पिटलाइज होते हैं, फिर आपका पैसा खर्च होता है, तो वो एक आर्थिक नुकसान भी है। और ये बिना वजह की इस तरह की चीज़ें अगर आम जनता इसके कारण सफ़र कर रही है तो बहुत बड़ा मैटर है, जिसको अच्छा गीता गोपीनाथ ने उठाया और सरकार को इस पर कदम उठाने चाहिए। आगे की खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि करावन मैगजीन .in में प्रकाशित हुई है 1 जनवरी 2024 को। और ये थोड़ी पुरानी रिपोर्ट है। इसमें है शीर्षक है सेम स्क्रिप्ट डिफरेंट स्टेट। मैटर क्या है, द हिंदू महासभाज मंडे सीएस अटेम्प्ट टू रिक्रिएट अयोध्या एट मध्य प्रदेश कामल मौला मॉस्क। इसमें सीधा सीधा जो दावा किया जा रहा है वो ये दावा किया जा रहा है कि हिंदू महासभा ने मध्य प्रदेश के धार में स्थित कमल मौला मस्जिद को भोजनशाला नाम के प्राचीन मंदिर विद्यालय बताकर अयोध्या जैसा विवाद को दोहराने की कोशिश की। यानी एक मस्जिद जो है उसको मंदिर बताना, उस पर दावा करना कि ये मंदिर था। इस हिंदू महासभा संगठन है, इन्होंने इस तरह का दावा किया। अब हमने इस पर फैक्ट चेक किया, जांच पड़ताल की, तो हमने पाया कि सितंबर 2023 के मध्य में मध्य प्रदेश चुनाव से ठीक 2 महीने पहले पुलिस ने धार शहर में कमल मौला मस्जिद के परिसर में सरस्वती की मूर्ति स्थापित करने का प्रयास करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अब बताइए, ये भी वही चुनाव के आसपास का है और इसमें भी कोशिश किया गया वो मूर्ति को वहाँ रख के ये साबित करने की कोशिश की गई कि यह मंदिर मस्जिद नहीं है, ये प्राचीन मंदिर है। कमल मौला मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है जो धार मध्य प्रदेश में स्थित है और एएसआई भारतीय पुरातत्व संरक्षण के तहत संरक्षित है। एएसआई का इतिहास बताता है कि परिसर का भाग संभवतः 11वीं सदी के हिंदू मंदिर विद्यालय भोजनशाला से जुड़ा था और बाद में मस्जिद के निर्माण में मंदिर के अवशेषों का उपयोग हुआ है। यह सिद्ध नहीं होता है कि पूरा मंदिर वही था और यही पूरा था या पूरी तरह से तोड़ा गया था। तो पूरा मंदिर था, इस बात की जो एएसआई की रिपोर्ट है उसमें आती है। फिर इस मैटर को उठाना बढ़ाना, फिर यही हिंदू मुस्लिम का एंगल देना और मस्जिद तोड़ो और हिंदू मंदिर बनाओ, इस तरह की चीज़ों से लोगों को भ्रम पैदा करना और उनको वोट शेयर, जो वोट एक्चुअल में सारा जो ये सब काम हो रहा है ये वोट के लिए हो रहा है।
तो इन चीज़ों को ज़रूर समझना चाहिए, सोच समझ कर ही पब्लिक को इन बातों का सपोर्ट करना चाहिए। एएसआई ने यह भी कहा कि वास्तविक इतिहास और तथ्य स्पष्ट नहीं है और इसे वैज्ञानिक जांच से और समझना चाहिए। इसमें जो है इसको गलत ऐसा ही बिल्कुल सही बोल रही है कि आपको इसकी जांच ज़रूर करनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। इसमें गलत प्रचार किया गया। यह दावा की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई जैसी घटना वास्तविक ऐतिहासिक तथ्य समर्थित सबूत के साथ नहीं दिखाता। पुलिस ने इसे शरारती साजिश बताया। तो ये 100% पुलिस ने इसको शरारती साजिश ही बताया है कि मूर्तियाँ अपने आप प्रकट हुई। 2 लोगों को पकड़ा है, वो मूर्तियाँ रख रहे थे। यह भी स्पष्ट नहीं कि कमला मौलाना मस्जिद कभी एक स्थापित सरस्वती मंदिर रहा था, जैसा कुछ समूह दावा करते हैं। यह एक विवादित ऐतिहासिक दावे में शामिल है, लेकिन प्रमाण पुख्ता नहीं। संक्षेप में अगर हम कहना चाहें तो कमल मौला मस्जिद एक पुरातन संरचना है जिसकी विश्वसनीय ऐतिहासिक पहचान विवादित है। एएसआई और अदालत के आदेश के मुताबिक मस्जिद और उसके इतिहास को लेकर समाप्ति की स्पष्ट पुष्टि नहीं है और कुछ समूह राजनीतिक कारणों से अलग अलग व्याख्या देते हैं। तो ये जो इंसिडेंट है ये भी एक राजनीति से ही प्रेरित है, लोगों को भ्रम में डाल के, लोगों के मन में धार्मिक भावना पैदा करके और वोट को लेने की या अपने फेवर में करने के लिए ऐसी भ्रम की स्थितियाँ या भ्रामक चीज़ें फैलाई जाती है। तो जो जांच में, पुलिस जांच में भी ये चीज़ सामने आया है कि ये गलत है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रख कर ही आगे। और आप जान रहे हैं कि ये जो 2023 के मध्य प्रदेश में चुनाव में किसकी सरकार थी और किसके द्वारा ये किया गया है, तो ये डायरेक्ट अगर हम बोलना चाहें तो उस पर डायरेक्ट आरोप लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक एक्सपोस्ट पर है जो 25 जनवरी 2026 का है। ये है फैक्ट चेक ऑफ द पंजाब हेल्थ पॉलिसी। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। पंजाब में आपको पता होगा कि अभी 10 लाख तक का हेल्थ बीमा दिया गया है हर परिवार को, यानी कि 10 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। उसमें सरकारी अस्पताल भी हैं और प्राइवेट अस्पतालों को भी इंक्लूड किया गया, यानी कि अब हेल्थ के लिए पंजाब के लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट बिना पैसा खर्च किए मिल सकता है। तो यहाँ आप जानते हैं पंजाब में आपकी सरकार है और आपकी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, सब चीज़ों पर, बेसिक चीज़ों पर ध्यान देती है, आम जनता के लिए काम करती है। तो उसमें ही आपका जो पंजाब सरकार की ये स्टेप है, ये बहुत बड़ा स्टेप है। पुराने किसी भी सरकार ने इस तरह का 75 साल से ऊपर हो गया हमारे आज़ादी को, पर इस तरह के पब्लिक वेलफेयर के लिए नियम बनाना या हेल्थ उसको हाईलाइट नहीं किया है। उस पर कड़े और अच्छे जो पब्लिक फेवर में कुछ पॉलिसी नहीं बनाई है। तो ये पंजाब का जो पंजाब सरकार का सरकार का जो ये कदम है, ये बहुत सराहनीय कदम है और इसको गलत दिखाने के लिए भी लोग भ्रम प्रचार कर रहे हैं। उसके बारे में हम आपको बताते हैं। में हमने पाया जो दावा किया गया वो मैं बताता हूँ। दावा ये किया जा रहा है कि पंजाब में 65 लाख से 35 लाख परिवार पहले से ही आयुष्मान भारत लगा हुआ है। पहले से ही आयुष्मान भारत, यानी कि आयुष्मान भारत से सेंट्रल गवर्नमेंट ने या एनडी सरकार, मोदी सरकार ने उसको लाया। उसमें ऑलरेडी पंजाब के लोग 75 लाख में से 45 लाख 45 लाख परिवार ऑलरेडी हैं। तो ये जो हेल्थ कार्ड आप उन्हें सरकार ने, भगवंत मान सरकार ने जो ये योजना लाई है लोगों के वेलफेयर के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बताने की ये कोशिश की जा रही है, जबकि हमने इसका फैक्ट चेक किया तो कुछ और ही आकलन आ रहे हैं सामने, वो मैं आपको बताना चाहूँगा।
इसमें अत्यधिक स्थिति राज्य सरकार व मंत्री के बयान और उपलब्ध ऑनलाइन आंकड़ों के अनुसार केवल लगभग 16 लाख परिवार ही इस योजना के दायरे में आते हैं। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। 65 लाख में से 45 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि ये ऑलरेडी कवर है, और जब हमने फैक्ट चेक किया अलग अलग सोर्सेज से, तो हमने पाया कि ये सिर्फ 16 लाख परिवार ही इस योजना के दायरे में आते हैं। तो इसमें सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आज के समय में है बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसकी भी सोच और जो भ्रामक तथ्य पेश करने की, झूठी खबर फैलाने की, फेक न्यूज़ देने की कोशिश करते हैं, उस पर सीधा सीधा प्रहार है ये फैक्ट चेक में। तो इसमें सच्चाई, वित्तीय सच्चाई में क्या है वो जानेंगे। आयुष्मान भारत कोई पूरी तरह केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है। इसमें करीब 40% खर्च राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है, जबकि शेष केंद्र सरकार देता है। तो केंद्र सरकार अगर दावा करती है कि ये सिर्फ उनका पूरा फंडिंग, आयुष्मान भारत का फंडिंग केंद्र सरकार कर रही है और उसके लिए क्रेडिट लेना चाहती है, लोगों के बीच जाती है और अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करती है, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि ये 100% केंद्र सरकार का नहीं है। इसमें 40% खर्च राज्य सरकार का भी होता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? कवरेज को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है और यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि अधिकांश पंजाब परिवार पहले से सुरक्षित है, जबकि वास्तविकता इससे काफ़ी अलग है। अब आप खुद समझिए, इतना अच्छा योजना पंजाब सरकार ने लाया, लोगों की भलाई के लिए लाया, और आज तक किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह की हेल्थ पॉलिसी नहीं बनाई, तो उसको फिर गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है और लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो इन चीज़ों को हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होती है और इसलिए शायद हमारा फैक्ट चेक करना ज़रूरी है, और हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य भी यही है कि हम आपको फैक्ट चेक, हर एक न्यूज़ का लिमिटेड टाइम हमारे पास रहता है, तो कुछ न्यूज़ नहीं भी हम कवर कर पाते हैं, बट मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं न्यूज़ आपका फैक्ट चेक करें और आपके सामने उसकी वास्तविकता रखें, ताकि अलग और भी न्यूज़ जो आपके पास सामने आते हैं, आपको मिलती है, चाहे राजनीतिक दल के ज़रिए हो, सोशल मीडिया के ज़रिए हो, प्रिंट मीडिया के ज़रिए हो, लेकिन विश्वास करने के पहले आप ज़रूर उसकी जांच पड़ताल करें और उसको फिर उसको सही या गलत मानें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम, ये जो हमने स्टेप फैक्ट चेकिंग का उठाया है, ये आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप लोग इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे, और हम भी इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सुझाव, सजेशंस हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हम अपने सुझाव, सजेशंस हमें ज़रूर दीजिए। हम उस पर गौर करेंगे और अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।